मित्रों नमः संस्कृताय। मित्रों हम सब इसका लक्षणा का अध्ययन कर रहे थे। लक्षणा के अध्ययन में कल हमने काव्य प्रकाश के अनुसार 6 प्रकार की लक्षणाएं कैसी होती हैं ये जाना था। काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण दोनों के अनुसार हमने लक्षणा के लक्षण को जाना था। काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण दोनों के अनुसार हमने क्या होती है सारोपा, क्या होती है साध्यवसाना, क्या होती है उपादान लक्षणा, क्या होती है लक्षण लक्षणा, ये सारी बातें दोनों ग्रंथों के अनुसार समानता देखते हुए हमने पिछले व्याख्यान में देखा था। आज जो कुछ भी साहित्य दर्पण में काव्य प्रकाश से असमानताएं हैं उन सारे विषयों को आज पढ़ेंगे। साहित्य दर्पण में लक्षणा के विषय को प्रतिपादन करते हुए बहुत गौरव कर दिया गया है, बहुत विस्तार कर दिया गया है। जिस लक्षणा को हम साहित्यिक ये दार्शनिक भाषा में 2 या 3 प्रकार की कहते हैं, जिस लक्षणा को साहित्य में मम्मट जी 6 प्रकार की बता देते हैं, उसी लक्षणा को ये 80 प्रकार की बता देते हैं। कैसे बताएंगे 80 प्रकार की वो भी आप जानेंगे। 80 का गुणा, गणित, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। मुख्य जो 16 होते हैं जिनसे आज तक की परीक्षाओं में प्रश्न बना, उन 16 को लक्षण सहित घटित करा के आपको दिखाएंगे कि यहां पर यही लक्षणा क्यों है, यहां पर रूढ़ी ही क्यों है, यहां पर गौणी ही क्यों है, यहां सारोपा ही क्यों है, यहां साध्यवसाना ही क्यों है। यह आप सभी 16 को विधिवत पहचान पाएंगे। ठीक है, तो लक्षणा कब होती है उसके लक्षण को हम फिर से एक बार हल्के से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि साहित्य दर्पण के अनुसार हम देख रहे हैं। तो मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो यजान्योर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद् वासु लक्षणा शक्तिरर्पिता। मुख्य अर्थ का बाध होने पर, कब? मुख्यार्थ बाधे, मुख्य अर्थ का बाध होने पर। भाई मुख्य अर्थ क्या होता है आप जानते हैं। लेखनी शब्द से निकल के आने वाला यह अर्थ, पुस्तक शब्द से निकल के आने वाला यह अर्थ, धन शब्द से निकल के आने वाला ये वाला अर्थ। तो ऐसे ही जो शब्द से सीधे सीधे मुख्य अर्थ निकल कर आता है, साक्षात संकेतित अर्थ जो निकल कर आता है, वो मुख्यार्थ है। उस मुख्यार्थ का अगर किसी कारण बाध हो जाए, कल हमने बहुत सारा उदाहरण दिया था। पंखे में चलो, भोजन पे चलो, चाय पे चलते हैं। अब भाई अब चाय पे चल पाएंगे क्या? चाय पहले बिछाएंगे उस पे चलेंगे, ऐसा होता है क्या? मुख्य अर्थ का बाध हो जाता है जहां पर, वहां मुख्य अर्थ के बाध हो जाने पर हम अन्य अर्थ, अन्योर्थ, कैसा अन्य अर्थ? उस मुख्य अर्थ से युक्त कोई अन्य अर्थ। ऐसा नहीं कि हम चाय पे चलो ऐसा कह रहे हैं तो चाय का मतलब फिर कुछ दूसरे ले लें कि नदी नहाने चलो, ऐसा दूसरा अर्थ नहीं लिया जाएगा चाय पे चलो का। उस चाय पे चलो से युक्त चाय पिए चलो कोई अर्थ निकल के आएगा। नदी में नहाने चलो ऐसा कोई अर्थ, अयुक्त अर्थ नहीं निकल के आएगा। तो मुख्य अर्थ का बाध होने पर उस मुख्य अर्थ से युक्त अन्य अर्थ यया प्रतीयते, जिस शब्द शक्ति के कारण प्रतीत होता है। अन्य अर्थ किससे प्रतीत होता है? जिसके द्वारा प्रतीत होता है, असौ वह लक्षणा शक्ति है, वह लक्षणा शक्ति है। भाई शब्द अलग होता है, शब्द से उस शब्द में एक शक्ति है। कौन सी शक्ति? अर्थ का प्रतिपादन करने की शक्ति। आप शब्द सुनते हैं, शब्द से अर्थ निकल कर आता है। क्यों निकल कर आता है? क्योंकि उस शब्द में उस अर्थ को बताने की शक्ति है। वही शक्ति लक्षणा शक्ति है। अगर मुख्य अर्थ को बताया अभिधा शक्ति ने, शब्द को सुना, अभिधा शक्ति आई, अभिधा शक्ति ने मुख्य अर्थ को बताया, पर मुख्य अर्थ घटित ही नहीं हो पाया। चाय पे कैसे चले, है ना? मुख्य अर्थ का बाध हो रहा है तो हम कोई अन्य अर्थ की प्रतीति के लिए जिस शक्ति का आश्रय लेते हैं वह शक्ति लक्षणा नाम की शक्ति है। यह जो हम लेते हैं अन्य अर्थ, वह क्यों लेते हैं? वह अन्य अर्थ रूढ़िवश ले लेते हैं या प्रयोजनवश ले लेते हैं। रूढ़े प्रयोजनात् वा, रूढ़े प्रयोजनात् वा असौ लक्षणा शक्तिरर्पिता। रूढ़ी के बारे में हमने बताया था। रूढ़ी मतलब होती है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि कल हमने आपको बहुत बढ़िया से एक बंदर वाला खंभा बताया था उदाहरण। हमारे गांव में एक आज से 15 लगभग 15-16 साल पहले एक खंभे पर चढ़ा और बंदर जल के मर गया। तब से उस खंभे की प्रसिद्धि हो गई बंदर वाला खंभा। अब आज गांव में भले सैकड़ों खंभे हैं, लेकिन कोई कह देता बंदर वाला खंभा तो वही खंभा बोध होता है। क्यों? क्योंकि वो रूढ़ हो गया, वो प्रसिद्ध हो गया उस चीज के लिए, है ना? वो उसके लिए प्रसिद्ध हो गया। ये रूढ़ी है।
कोई कोई चीजें ऐसी प्रसिद्ध होती हैं कि उस प्रसिद्धि के कारण हम वही अर्थ लेते हैं, जबकि आज उस खंभे में बंदर कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा, पर है बंदर वाला खंभा। तो रूढ़ी अर्पिता शक्ति यह अभी हाँ अर्पिता यह क्या होता है, मुख्य अर्थ के बाद ही आती, यह शक्ति उस पर अर्पित है, उस पर अर्पित है, समर्पित है ना। ये वैसे स्वतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र शक्ति नहीं है, उस पर समर्पित शक्ति है। तो लक्षणा शक्ति ये अर्पिता, अभी इसके बारे में और आगे बताएंगे कैसे अर्पित है, ठीक है। तो रूढ़िवश या प्रयोजनवश जो ये होती है लक्षणा शक्ति है, यह अर्पिता शक्ति भी कहलाती है, अर्पिता शक्ति भी कहलाती है। अब इसके बाद आगे चलते हैं इसके भेदों के बारे में। देखिए यहां बहुत, मैं वृत्ति को पूरा लिख के लेके आया हूं, पूरी वृत्ति को इतने तक ही, फिर जब उदाहरणों को बताएंगे आगे, फिर पूरा विस्तार से नहीं दिए हैं, खाली शॉर्ट में। आगे यहां देखेंगे आपको खाली शॉर्ट में, खाली एग्जाम्पल, पर यहां पहले जो लक्षण है उसकी वृत्ति हम पूरा विस्तार से लिख के लेके आए, इसको पूरा विस्तार से समझाना, क्योंकि लक्षण को पहले आप विधिवत समझ जाएं, बस बात वही होती है। और साहित्य दर्पण की शब्दावली भाषा थोड़ी सरल है, आप सबको हो सकता है समझने में कठिन लगती हो, पर अभी नहीं लगेगी। देखिए कलिंगः साहसिकः, एक वाक्य हुआ, क्या वाक्य है, कलिंगः साहसिकः। इसका अर्थ क्या होता है, कलिंग नाम का एक देश है, जानते होंगे आप सब, उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र जो है वो कलिंग कहलाता है। तो कलिंगः साहसिकः, यह ऐसा कहा गया, अब आपको क्या पता चलेगा इसका अर्थ, कलिंग देश साहसी है। अब भाई देश तो निर्जीव है, देश तो वहां की जगह को कहा जाता, वो कैसे साहसी हो गया, उसमें कैसे साहस आ गया, मुख्य अर्थ का बात हो रहा है ना। उसी तरह इत्यादि उदाहरणों में कलिंग इत्यादि जो शब्द है वह देश विशेष इत्यादि रूप, उसका अर्थ क्या है, देश विशेष इत्यादि रूप, जो उसका स्वार्थ है, स्वार्थ मतलब मुख्य अर्थ, उसका मुख्य अर्थ जो स्वार्थ है, उस स्वार्थ में यह असंभव है, असंभव होगा ना। क्या असंभव है, कलिंग देश कैसे साहसी हो जाएगा, तो स्वार्थे असंभवन, मुख्य अर्थ का असंभव हो जाएगा, मुख्य अर्थ का बाध हो जाएगा। कलिंग इत्यादि जो शब्द है वह देश विशेष इत्यादि रूप अर्थ में है ना। देश विशेष इत्यादि रूप अर्थ में अगर लेंगे तो भाई असंभव होगा कि वो साहसी है। तो अब असंभव होते हुए यया शब्द शक्त्या, जिस शब्द शक्ति के द्वारा, ऐसी स्थिति में जिस शब्द शक्ति के द्वारा स्वसंयुक्तान पुरुषादीन प्रत्यायति, उस देश में रहने वाले, उस देश से संयुक्त पुरुष इत्यादि की प्रतीति करा देता है। कलिंग साहसी नहीं है, कलिंग देश में रहने वाले पुरुष या कलिंग देश में रहने वाले नागरिक साहसिक हैं। ऐसी जिस शक्ति के द्वारा प्रतीति होती है, ययाच, और दूसरा भी सा शक्ति ही लक्षणा, इतना यहां तक समझ सकते हैं, सा शक्ति ही लक्षणा, ठीक, लक्षणा नाम, सा शक्ति ही लक्षणा नाम, इतना तक समझ लीजिए। कलिंग साहसिका, हमें कलिंग शब्द साहसी, कलिंग देश तो साहसी होता नहीं, तो मुख्य अर्थ का बाध होगा, मुख्य अर्थ का असंभव होगा। तो जिस शक्ति के द्वारा हम कलिंग शब्द से कलिंग देश के निवासी वाला अर्थ ले आते हैं, वही शक्ति है लक्षणा नाम की शक्ति। ययाच, दूसरा भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस शक्ति से गंगायाम घोषा, ये एक एग्जाम्पल बहुत फेमस उदाहरण है लक्षणा का। इत्यादि में गंगायाम घोषा इत्यादि, गंगादि शब्द, गंगा इत्यादि जो शब्द है वो जलमय इत्यादि अर्थ को, भाई जलमय इत्यादि रूप अर्थ क्या वाचक हो पाएगा, अगर गंगा यानी जल, प्रभु जल का, जल की धारा, जल का प्रवाह, उसमें घोष कहां से आ जाएगा, किसी की बस्ती कहां से आ जाएगी, किसी का गांव कहां से आ जाएगा, प्रवाह में तो नहीं हो पाएगा ना। तो इस प्रकृत में असंभव हो जाएगा, मतलब जो घोष रूप अर्थ प्रतिपादन में असंभव होता है, तो सामीप इत्यादि संबंधों के द्वारा, तट इत्यादि का जिस शक्ति के द्वारा ययाच बोधयति, जिस शक्ति के द्वारा बोध कराता है, सा शब्दस्य अर्पिता, वो शब्द की अर्पिता शक्ति है, शब्द पर समर्पित शक्ति है, जो शब्द की स्वाभाविक शक्ति से भिन्न शक्ति है, स्वाभाविक इतरा शक्ति, स्वाभाविक शक्ति से इतर शक्ति है।
ईश्वर से उद्भावित नहीं, ईश्वर से अनुद्भावित शक्ति, ईश्वरानुद्भाविता शक्ति भी इसी को कहा गया है। ईश्वरोद्भाविता शक्ति है अभिधा शक्ति। ईश्वर ने इस शब्द का यह अर्थ होता है ऐसा जो प्रतीति कराने के लिए जो उद्भाविता शक्ति है, ईश्वरोद्भाविता शक्ति वो अभिधा शक्ति है, ईश्वरानुद्भाविता शक्ति लक्षणा शक्ति। ठीक है, ये शक्ति लक्षणा नाम की हो जाएगी। अब देखिए दो एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल आपको यहां दिख रहा है कलिंगा साहसिका, दूसरा एग्जाम्पल यहां देख रहा है गंगायम घोषा। कौन सा पूर्व वाला उदाहरण है, कौन सा पर वाला उदाहरण है? कलिंगा साहसिका पूर्व वाला उदाहरण है ना, गंगायम घोषा पर वाला उदाहरण है। तो यहां पूर्वत्र और इसके बाद उत्तरत्र, ये जो दोनों है ना, ये दोनों में आप पूर्वत्र मतलब पूर्वत्र कौन सा वाला, ये वाला, उत्तरत्र मतलब कौन सा वाला, ये वाला, है ना। तो पूर्वत्र हेतु है, ढलोपे पूर्व से दीर्घ होना से दीर्घ हो गया, हेतु है मूलतः। पूर्वत्र हेतु रूढ़िरेव, हेतु था वह ऊ को विसर्ग रा का रोरी से लोप हुआ, दीर्घ हो गया है। पूर्वत्र हेतु रूढ़ि प्रसिद्धि रेव, पूर्व में क्या हेतु है? कलिंगा साहसिका में हम कलिंग देश के निवासी साहसिक हैं, ऐसा अर्थ हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्रसिद्धि के कारण, रूढ़ि के कारण, है ना, रूढ़ि के कारण। और उत्तरत्र मतलब गंगायाम घोषा में भाई रूढ़िवश या प्रयोजनवश होता है। यहां पर रूढ़िवश हमने ले लिया यह अर्थ, कलिंगा साहसिका का अर्थ ले लिया कलिंग देश के निवासी साहसिक। उत्तरत्र मतलब गंगा तटे घोषा, गंगायाम घोषा का गंगा तटे घोषा ऐसा अर्थ ले लेते हैं। कैसे? यह प्रतिपादन जो लभ्य है इससे अब यहां पर व्यंजना शक्ति का आश्रय भी लेना पड़ता है। क्या होता है कि गंगायाम घोषा उसने क्यों कहा? वह जरूर ये प्रतिपादन करना चाहता है कि उसके घर के आसपास पवित्रता है, उसके घर के आसपास गंगा जी की हवा है, शीतलता है, और उसके घर के आसपास तीर्थ क्षेत्र है, उसके घर वह जब चाहे तब गंगा में नहा सकता है, यह सब कुछ प्रतिपादन कर सकता है। यह सब कुछ प्रतिपादन करना चाह रहा है वक्ता, इस प्रयोजन से उसने गंगायाम शब्द का प्रयोग किया है। जैसे हम लोग गंगायाम घोषा कहते हैं, हाँ, गंगा में भी घोष होता है, जैसे यहाँ से गंगा जी बहती है, हाँ, पहले ध्वनि होती थी, वो घोष वो दूसरा वाला, वो फिर अभिधा शक्ति वाला हो जाएगा। घोष शब्द का घोषा आभीर वस्ती से आता, ऐसे कुछ आभीरों की जो वस्ती होती है वह घोष कहलाता, और घोष मतलब जो उद्घोषणा होती वो भी घोष है। वो ऐसा लेंगे तो मुख्य अर्थ का बाद ही कहां होगा, तो लक्षणा की जरूरत ही कहां पड़ेगी? हैं, गंगा में घोष है, गंगा में आवाज है, तो फिर वो सब कुछ वो वहां मुख्य अर्थ का बाद होने पर तो लक्षणा की जरूरत पड़ती है। मुख्य अर्थ का बाद नहीं होगा, मुख्य अर्थ सीधे प्रतीत हो जाएगा। पर गंगायाम घोषा अगर हम झोपड़ी इत्यादि अर्थ ले रहे हैं, वस्ती इत्यादि अर्थ ले रहे हैं, वास स्थल इत्यादि अर्थ ले रहे हैं, तो गंगा नदी में कैसे वास स्थल हो जाएगा? उनकी पूरी वस्ती कैसे हो जाएगी? मुख्य अर्थ का बाद होगा तब लक्षणा शक्ति आएगी। मुख्य अर्थ के बाद होने के बाद ही लक्षणा शक्ति आती है, नहीं तो जरूरत नहीं। लक्षणा और व्यंजना को प्रतिपादन के लिए उन्होंने ऐसा तो अब देखिएगा, तो अब शब्द की जो यहाँ क्या कह रहे, गंगा तटे घोषा में ये जो प्रतिपादना क्या करना चाह रहे हैं, क्यों प्रतिपादन करना चाह रहे हैं, वो गंगायाम घोषा ऐसा उस व्यक्ति ने क्यों कहा? भाई जैसे मुझसे कोई पूछता है कि पांडे जी आप कहाँ रहते हो, तो हम क्या बताते हैं? हम गंगा में रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं ना। या जैसे मेरा घर अयोध्या से 30-32 किलोमीटर दूर है मेरा गांव, लेकिन मैं जब यहां से उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं जाता हूं, वहां मुझसे कोई पूछता है पांडे जी कहां रहते हैं, हम अयोध्या में रहते हैं। क्या अयोध्या में रहते हैं? क्या सही बात है? नहीं, वहां सामीप्य इत्यादि संबंध से हम दूसरा अर्थ लेते हैं, मुख्य अर्थ के छोड़ करके, है ना। हाँ, बिल्कुल। तो फिर उसी तरह हम गंगा में रहते हैं ऐसा कह देने पर, गंगा में अहीरों की बस्ती है ऐसा कह देने से गंगा के तट पर है ऐसा अर्थ लिया जाता है। वह मुख्य अर्थ का बाद होने के बाद ही लिया जाता है, वही लक्षणा शक्ति का आश्रय लेने पर ही लिया जाता है। ठीक है, तो गंगा तटे घोषा यह जो प्रतिपादना लभ्य से क्यों यह प्रयोजन वाली है? क्योंकि वह जो वक्ता है, जो बोल रहा है कि गंगा में झोपड़ी है, गंगा में घोष है, गंगा में मैं रहता हूं या अयोध्या में मैं रहता हूं, ऐसा जो कुछ जो बोलना चाह रहा है वो शीतलता, पावनता इत्यादि बताना चाह रहा है कि मेरे घर पे शीतलता, अतिशय सत्य शीतलता है, अतिशय पावनता है, और ये सब कुछ प्रयोजन है। इस प्रयोजन से वह गंगायाम शब्द का प्रयोग किया है ना।
तब कहीं रूढ़िवश कहीं प्रयोजनवश अन्य अर्थ लिया जाता है। हेतुम विना यस्य कस्यचित संबंधिनो लक्षणेति प्रसंगात् इत्युक्तम रूढ़े प्रयोजनाद्वासो। रूढ़िवश या प्रयोजनवश, यही दोनों के कारण ही लक्षणा हो सकती है, अन्यथा लक्षणा नहीं होती है। चलिए अब एक चीज दो और कंफर्म कर लीजिए लक्षणा के विषय में, और थोड़ी सी दो स्पष्टता जरूरी है। एक ये स्पष्टता, कर्मणि कुशलः में लक्षणा नहीं है, कर्मणि कुशलः में लक्षणा नहीं है, और गौ शेते में भी लक्षणा नहीं। क्यों? यहां पर यह पक्ष उठाया गया था, मैं सोचा आपको बता दें। यहां पर साहित्य दर्पण पढ़ेंगे तो मूल में यह पंक्तियां उठाई गई हैं ऐसे कि कुछ लोग कर्मणि कुशलः में भी लक्षणा मानते हैं। क्यों लक्षणा मानते हैं? क्योंकि कुशलः शब्द का अर्थ होता है कुश को लाने वाला। अब बताइए, कर्म में कुश को लाने वाला ऐसा कैसे हो गया कर्मणि कुशलः? मुख्य अर्थ का बाध होता ऐसा प्रतीत लगता है ना? ऐसा प्रतीति होती है कि कर्म में कुश को लाने वाला, खाना बनाने का कर्म हो रहा है, उसमें कुश लाके क्या करेगा? जलाएगा क्या? अब तो गैस सिलेंडर आ गया, उसकी जरूरत ही नहीं है। या मान लीजिए और कोई दूसरा कर्म हो रहा है, भोजन का कर्म हो रहा है, उसी में कुश को लाके क्या करेगा? कर्म में कुशल है ना? तो कर्मणि कुशल मुख्य अर्थ का बाध होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और इस कारण से कुशल शब्द का निपुण इत्यादि, प्रवीण इत्यादि जो अर्थ लेते हैं, वह अर्थ लक्षणा शक्ति के द्वारा लेते हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। परंतु वस्तुतः यहां लक्षणा नहीं। अन्यद्धि शब्दानाम प्रवृत्ति निमित्तम अन्य व्युत्पत्ति निमित्तम, ऐसा वहां पर साहित्य दर्पण में कहा गया है कि शब्दों की प्रवृत्ति का निमित्त अलग होता है, व्युत्पत्ति इत्यादि अलग होता है। व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ निकल के आया वही अर्थ मुख्य अर्थ है, ऐसा भी नहीं। मुख्य अर्थ कुछ दूसरा भी हो सकता है। आप सबसे कुशल कहा जाए तो कुशल शब्द का मुख्य अर्थ आपके मन में क्या आता है? जैसे गंगा शब्द कहा गया तो गंगा का जल प्रवाह अर्थ है। लेखनी शब्द कहा गया तो लेखनी शब्द का मुख्य अर्थ आपके मन में यह आया। आपको धन कहा गया तो आपके मन में कुछ दूसरा धन आया, है ना? जल कहा गया तो जल आया। वैसे ही अगर कुशल कहा जाए तो क्या आपके मन में आता है? कुश को लाने वाला कि निपुण? कौन सा अर्थ निकाला? कुशल शब्द से। तो कुशल शब्द का मुख्य अर्थ वही हो गया। मुख्य अर्थ वही, कुशल ही मुख्य अर्थ। मुख्य अर्थ का बाद कहां से हुआ, है ना? यदि आप कहेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर कुशल शब्द का अर्थ कुश को लाने वाला है, जो कि यहां संभव नहीं है कुश को लाना कर्म में, तो मुख्य अर्थ का बाध हो गया, व्युत्पत्ति के आधारित वाले अर्थ का बाध हो गया। तब तो आपको गौ शेते में भी लक्षणा हो लेनी पड़ेगी। गाय सो रही है, गौ शेते में गौ, क्योंकि गौ शब्द में गम धातु से डौ प्रत्यय लगकर बना है गौ, यानी जो जाति है वह गौ है, जो जाति है वह गौ है। अब गौ शब्द का तो अर्थ भैंस बकरी सब कुछ हो जाएगा ना? क्या भैंस बकरी घोड़ा ये सब नहीं जाते हैं क्या? तो व्युत्पत्ति के आधार पर वो सभी गौ हो गए, है ना? क्योंकि सभी जाते हैं। तो मुख्य अर्थ गौ अब जा रही है, जाती है तभी गौ है, नहीं जा रही है तो थोड़े ना वो गौ रहेगी। सो रही है तो कैसे गौ हो गई, है ना? इन सब में फिर यहां पर भी बहुत मुख्य अर्थ का बाध होगा, लक्षणा लेनी पड़ेगी। इसलिए व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द का अर्थ निकलता है वही अर्थ मुख्य अर्थ हो, ऐसा निर्धारित नहीं है। कभी कभी मुख्य अर्थ कुछ अलग भी हो जाया करता है। जैसे सरोज पानी में उत्पन्न होने वाला, तो पानी में उत्पन्न होने वाला मछलियां भी हैं, पानी में उत्पन्न होने वाले शैवाल भी हैं, मगरमच्छ भी हैं, कछुए भी हैं, लेकिन सरोज शब्द से कमल ही अर्थ निकल के आता है। मुख्य अर्थ वही हो गया। रूढ़ी के कारण भी कभी कभी मुख्य अर्थ बदल जाता है। तो यहां कर्मणि कुशलः में लक्षणा नहीं है, क्योंकि मुख्य अर्थ ही कुशलता, निपुणता, प्रावीण्यता वाले अर्थ में है। गौ शेते में मुख्य अर्थ का बाध नहीं होगा, क्योंकि मुख्य अर्थ गाय ही है, जाने वाला नहीं है। व्युत्पत्ति के आधार पर जो अर्थ है वह अर्थ नहीं लेना है, वही अर्थ सब जगह मुख्य अर्थ होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। इसके बाद अवधेय बातों को बताकर अब हम आते हैं उपादान लक्षणा पर। उपादान लक्षणा और उसके दोनों भेद। अब 16 भेदों को हम आपकी बुद्धि में बैठाएंगे। पहले कल हमने देखा था कहां उपादान होती है,
कहाँ लक्षण लक्षणा होती है, कहाँ सारोपा होती है, कहाँ साध्यवसाना होती है, ये सारी बातें बताई थी। उसी में अब गौणी और शुद्धा भी जोड़ दीजिएगा। ऐसे गुणा करते जाएंगे तभी तो 8, 16, 32, 40, 80 होगा। कैसे होगा वो आपको बताएंगे। तब मुख्यार्थस्येतराक्षेपो वाक्यार्थेन्वय सिद्धये, मुख्यार्थस्य इतर आक्षेपः वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये स्यात् आत्मनोप्युपादानात् एषोपादान लक्षणा। आपको लक्षणा का यह लक्षण जरूर याद रखना है, उपादान लक्षणा का यह लक्षण जरूर याद रखना है। यह कहता है मुख्यार्थस्य इतर आक्षेपः। मुख्यार्थ जो है ना, वह मुख्यार्थ बाधित होगा तभी तो लक्षणा आएगी ना, बाधित हुए बिना तो लक्षणा आएगी नहीं। तब मुख्यार्थ अगर बाधित हुआ और मुख्यार्थ ने इतर का आक्षेप कर लिया, क्या कर लिया? मुख्यार्थ ने इतर का आक्षेप कर लिया। मुख्यार्थस्य इतर आक्षेप, तब परस्यान्वय वाक्यार्थेन्वय सिद्धये, वाक्यार्थ में अन्वय की सिद्धि के लिए। जैसे यहां पर दोनों उदाहरणों को मैं आपको बताऊंगा। दोनों उदाहरण यहां देखिए, श्वेतः धावति, कुंताः प्रविशन्ति। दोनों उदाहरणों को पकड़िएगा। यहां दोनों में कहां रूढ़ी है, कहां प्रयोजन है, आप आराम से यह स्लाइड जब मैं आगे चलने लगूंगा उससे पहले पहचान जाएंगे। पहचानना मैं सिखाना मेरा काम है, आपकी बुद्धि में उतारना मेरा काम हो सकता है कि क्योंकि क्षणादूर्ध्वमतार की कहा होता है, क्षण भर आप सोचना भूलते छोड़ते हैं तो कभी कभी आपके दिमाग में वो विषय नहीं आता है। तो आप रिवाइज करके इस विषय को दोबारा देख लेंगे या पुस्तक में भी देख लेंगे तो मुझे इतना भरोसा है मैं इस तरह से समझाऊंगा कि आप पुस्तक में देखेंगे तो पूरी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर कर्मणि कुशला, यहाँ कुंता प्रविशन्ति में क्यों प्रयोजन वाली है और श्वेता धावती में क्यों रूढ़ी वाली है, क्यों यहाँ उपादान लक्षणा ही है, लक्षण लक्षणा क्यों नहीं, ये सारी बात। तो श्वेता धावती का सीधे सीधे अर्थ क्या निकलता है? श्वेत मतलब सफेद, धावती मतलब दौड़ता है। बताइए, सफेद दौड़ता है, सफेद दौड़ेगा, मुख्य अर्थ का बात होगा कि नहीं? सफेद तो कलर है, वो कैसे दौड़ेगा? इसमें ये जो सफेद कलर ये दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा ना। तब मुख्य अर्थ का बात हुआ, क्योंकि श्वेत एक गुण है, गुण में क्रिया हो ही नहीं सकती है ना। तो अब सफेद दौड़ने की क्रिया कर नहीं सकता। गुण यदि द्रव्याश्रित होता है तो ही उसमें क्रिया संभव है ना। तो अब श्वेता धावती में मुख्य अर्थ का बाध होने पर, मुख्य अर्थ के बाध होने के कारण हम एक और अर्थ लेके आएंगे, दौड़ने में जिसकी प्रसिद्धि है। ऐसा कौन है? दौड़ने में जिसकी प्रसिद्धि आप स्वयं जानते हैं, ऐसा है अश्व, घोड़ा प्रसिद्ध है ना। यह किस कारण से हम सफेद दौड़ता है का अर्थ सफेद घोड़ा दौड़ता है ऐसा किस कारण से ले रहे हैं? प्रसिद्धि के कारण, रूढ़ी के कारण। प्रसिद्धि ही तो रूढ़ी है ना। तो सफेद दौड़ता है का हम सफेद घोड़ा दौड़ता है यह अर्थ ले रहे हैं, यह रूढ़ी के कारण यानी प्रसिद्धि के कारण। पर अब और एक चीज देखिएगा, हम सफेद श्वेतः अश्वः धावती यह अर्थ ले रहे हैं, ठीक। घोड़ा नहीं लिख के हम अश्व लिखते हैं, श्वेतः अश्वः धावती। क्या बताइए, हम इसमें से किसी अर्थ को छोड़े? क्या हम श्वेता के अर्थ को छोड़े या क्या हम धावती के अर्थ को छोड़े? स्वयं के अर्थ को छोड़े बिना, स्वयं के अर्थ को छोड़े बिना और अर्थ ले लेना, यही उपादान लक्षणा है। लेना, अश्वरूपी अर्थ को ले लिया, ग्रहण कर लिया, उपादान कर लिया, इसलिए यह उपादान लक्षणा है। इसी उपादान लक्षणा को अजहत लक्षणा भी हमने कहा था, वेदांत शास्त्र में इसको अजहत लक्षणा कहते हैं। अजहत का तात्पर्य होता है, देखिए भाई, जहत का तात्पर्य होता है, जहत में हा धातु से बना हुआ है शब्द, जहत का ओहाक त्यागे धातु से क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे तो जहत बनता है। जहत का अर्थ होता है त्यजत, ठीक, त्यजत, तो त्याग करता हुआ। जो लक्षणा त्याग करती हुई है वह जहत लक्षणा है, जो त्याग करती हुई नहीं है, अजहत है,
अत्यजत है, जो त्याग नहीं करती है वो अजहत लक्षण है, अत्यजत लक्षणा है। देख लीजिए, इसने ना तो श्वेत का त्याग किया ना तो धावती का त्याग किया, इसलिए यह अजहत लक्षणा भी है, ऐसा कह सकते हैं। वेदांत को भी साथ साथ समझाते हुए चलते हैं। ठीक है, पूरी तरह से क्लियर है यह। अब यहां पर रूढ़ी में क्या है, उपादान लक्षणा है, क्योंकि इसने उपादान किया, लिया अर्थ को। ठीक है, यह रूढ़ी वाली हुई। दूसरी चीज, दूसरा भी उदाहरण देखेंगे तो दूसरा वाला उदाहरण क्या है, कुंताः प्रविशन्ति। कुंत मतलब होते हैं भाले। कल हमने आपके बताया था, चित्र भी बना के दिखाया था कि दो व्यक्ति रहते हैं, गेट पे खड़े रहते हैं, ऐसे दोनों, है ना, खड़े रहते हैं ना कहीं पे, ऐसे आप देखे होंगे। ये हाथ में एक इधर से है, वो इस तरफ से लेके खड़ा रहता है, एक इधर वाला जो व्यक्ति है भूत वाला, वो भूत इधर से लेके खड़ा रहता है गेट पे। टेढ़ा मेढ़ा बना दिए, जल्दी से खड़े रहते हैं ना, कई सीरियल वीरियल में देखा होगा। ये जो चीज लेके खड़े रहते हैं, गुणे जैसे बना के किसी को अंदर पहुंचने से रोक लेते हैं, वही चीज है कुंत। उसी को कुंत कहा जाता है, वही भाला है। ठीक है, तो कुंता प्रविशन्ति, भाले प्रवेश करते हैं। अब बताइए, भाले प्रवेश करेंगे? प्रवेश करेंगे खुद ब खुद? मुख्य अर्थ का बाद हो रहा है ना, वो कैसे प्रवेश करने लगे? भले कैसे, उनमें कैसे सजीवता आ गई? वो तो निर्जीव है, वो कैसे प्रवेश करेंगे? ऐसा प्रश्न उठता है ना। तो जब भाई मुख्य अर्थ का बाद होगा तभी लक्षणा शक्ति का आश्रय लेना है। मुख्य अर्थ का बाद हुआ है तो हम लक्षणा शक्ति का आश्रय लेंगे, और कुंत का अर्थ कुंतधारी पुरुष ऐसा ले लेंगे। कुंतधारी पुरुष प्रवेश कर रहे हैं। मंचाह क्रोशंति, मंचाह क्रोशंति, मंच शब्द कर रहे हैं। अब मंच चिल्लाता है क्या? नहीं, मंच पर बैठे हुए लोग चिल्लाते हैं। मुख्य अर्थ का बाद होगा तो मंच शब्द से हम क्या अर्थ ले लेंगे? मंच पर बैठे हुए लोग, है ना, या मंच पर स्थित लोग, मंचस्थ। मंच शब्द का अर्थ ले लिया जाएगा मंच पर स्थित, है ना। मंच को छोड़ा नहीं गया, क्रोशंति को छोड़ा नहीं गया, पर उस पर स्थित लोगों को ले लिया गया। उसी तरह कुंत को छोड़ा नहीं गया, प्रविशन्ति को छोड़ा नहीं गया, कुंतधारी पुरुष को ले लिया गया, है ना। अर्थ में एक और अर्थ का आक्षेप कर लिया गया। वही क्या कह रहा है, मुख्यार्थ जो होता है वह मुख्यार्थ अपने अन्वय की सिद्धि के लिए, अन्वय नहीं सिद्ध हो पा रहा था भाई, सफेद कहां से दौड़ेगा, कुंत कहां से प्रवेश करेगा, अन्वय नहीं सिद्ध हो पा रहा था, तो वाक्यार्थ में अन्वय की सिद्धि के लिए मुख्यार्थ इतर अर्थ का आक्षेप कर लेगा। यह श्वेत अश्व अर्थ का आक्षेप कर लिया, यह कुंत धारी पुरुष का आक्षेप कर लिया। मुख्यार्थ से इतर आक्षेपा। पूरी तरह से पंक्ति समझ में आ रही है? किस लिए? अन्वय की सिद्धि के लिए, और अपने आप का भी उपादान करता है, अपने आप को छोड़ता नहीं। स्यात् आत्मनोपि उपादानात्, अपने आप का भी उपादान करके रखता, अपने आप को भी पकड़ करके रखता है, इसलिए यह ऐसा उपादान लक्षणा, इसलिए यह उपादान लक्षणा है। दोनों जगह आप उपादान लक्षणा समझ गए होंगे। यहां पर कुंतधारी पुरुष यह लिया जा रहा है, यह रूढ़ी के कारण थोड़े ना, ऐसा थोड़े ना कि कुंत के कारण पुरुष प्रसिद्ध है, पर श्वेत दौड़ने के कारण प्रसिद्ध है। ऐसा थोड़े ना प्रवेश क्रिया में पुरुष ही प्रसिद्ध है, नहीं है। प्रसिद्धि नहीं ले रहे हैं, यहां प्रयोजन लेंगे। यहां कुछ प्रयोजन है, वो कुंताः प्रविशन्ति उसको कह रहा है। तो मतलब जहां रूढ़ी नहीं रहती ज्यादातर जगह प्रयोजन, रूढ़ी और प्रयोजन से होता, तो मतलब मान लीजिए यह प्रयोजन वाली है, प्रसिद्धि नहीं है ना। कलिंगा साहसिका प्रसिद्धि वाला था, पर गंगायाम घोषा प्रयोजन वाला। उसी तरह श्वेता धावती प्रसिद्धि वाला है, रूढ़ी वाला है, ये प्रयोजन वाला है। ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं लक्षण लक्षणा पे। वही कलिंगा साहसिका और वही दो उदाहरण मिलेगा, गंगायाम घोषा। ठीक, लक्षण लक्षणा का यह लक्षण है, अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वय सिद्धये उपलक्षण हेतुत्वाद् देशा लक्षण लक्षणा ऐसा लक्षण लक्षणा। जब मुख्य अर्थ का बाध होने के बाद मुख्य अर्थ अपने आप का वाक्यार्थ में अन्वय की सिद्धि के लिए दूसरे किसी पर समर्पण कर देता है,
जब मुख्यार्थ अपने आप के अन्वय की सिद्धि के लिए पर को अपने आप का आत्मसमर्पण कर देता है और उसी का उपलक्षण बन जाता है, तो यह लक्षण लक्षणा कहलाती है। उपलक्षण हेतुत्वात्, क्योंकि इसमें उपलक्षण बन जाता है। एग्जाम्पल देंगे, कलिंगः साहसिकः। कलिंगः साहसिकः में हम कलिंग रूपी अर्थ को छोड़ देते हैं और कलिंग देश के निवासी अर्थ लेते हैं, क्योंकि कलिंग थोड़े ना साहसी है, वहां के निवासी लोग साहसी हैं। जैसे श्वेता धावती में सफेद भी दौड़ रहा था, घोड़ा भी दौड़ रहा था, अश्व भी, वहां श्वेत को छोड़ा नहीं गया, अश्व को ले लिया गया, परंतु यहां कलिंग को छोड़कर कलिंग के निवासी लिए जाएंगे, है ना। जहां पर मुख्य अर्थ अपने आप का, कलिंग शब्द का अर्थ कलिंग देश है, यह कलिंग देश अपने आप के अर्थ का वहां के निवासी वाले अर्थ में रूढ़ हो जाए, वहां के निवासी वाले अर्थ में समर्पण कर देगा, है ना। अपने आप का समर्पण कर दिया, कलिंग शब्द ने समर्पण कर दिया। समर्पण कर दिया क्या, किस अर्थ में? अब कलिंग शब्द कलिंग देश के निवासी वाला अर्थ बताने लगेगा। क्यों बताएगा? प्रसिद्धि के कारण। कलिंग के लोग बहुत वीर हुआ करते थे युद्ध इत्यादि में, वो पहले से ही प्रसिद्धि है ना। प्रसिद्धि के कारण कलिंगा साहसिका का, कलिंग देश के निवासी लोग साहसी हैं, ऐसा हम प्रसिद्धि के कारण अर्थ ले लेते हैं, क्योंकि प्रसिद्ध है वह। तो ये हो जाएगा। परंतु कलिंग शब्द का अर्थ जो कलिंग देश है, वह अर्थ छूट जा रहा है, छूट जा रहा है, इसलिए यह जहत लक्षणा भी कह सकते हैं। वह अपने अर्थ का त्याग कर रहा है। जहत मतलब त्याग करता हुआ, है ना। तो यह मुख्य अर्थ का त्याग कर रहा है। उसी तरह गंगायाम घोषा में भी आप देख रहे होंगे, गंगा शब्द अपने मुख्य अर्थ का, जो जल प्रवाह रूपी अर्थ है, उसका त्याग करके तट रूपी अर्थ पर अपने आप का समर्पण कर देता है। समर्पण हुआ ना। गंगा शब्द वहां पर दोनों उदाहरण आप देख लीजिए, श्वेता धावती और फिर उसके साथ साथ कुंता प्रविशंति। वहां कुंत अपने अर्थ को छोड़ता नहीं था, कुंत भी प्रवेश कर रहा है, उसको धारण करने वाले पुरुष भी प्रवेश कर रहे हैं। श्वेत भी दौड़ रहा है, उसका श्वेत जिसका कलर है ऐसा अश्व भी दौड़ रहा है। अर्थ वहां छोड़ा नहीं जा रहा है। यहां गंगा शब्द का अर्थ जल प्रवाह में भी घोष है, तट पर भी घोष है, ऐसा नहीं लिया जा रहा है। तट पर ही घोष है, जल प्रवाह रूपी अर्थ छूट जा रहा है। यहां कलिंग भी साहसी है, कलिंग देश और कलिंग देश के निवासी भी साहसी हैं, ऐसा अर्थ नहीं लिया जा रहा है। कलिंग देश रूपी अर्थ छूट जा रहा है। तो जहां पर छूट जाए एक अर्थ और वह शब्द अपने आप को किसी दूसरे शब्द पर, दूसरे अर्थ पर समर्पण सा कर दे, वहां ये लक्षण लक्षणा होती है। और यहां कलिंग शब्द कलिंग देश के निवासी लोगों का उपलक्षण बन जाएगा। यहां गंगा शब्द गंगा तट का उपलक्षण बन जाएगा, है ना। इसलिए यह लक्षण लक्षणा है। तो जहां पर अपना अर्थ छोड़ दिया जाए वह लक्षण लक्षणा, जहां अर्थ छोड़ा न जाए वह उपादान लक्षणा, छोड़े बिना कुछ अर्थ ले लिया जाए, ठीक है। रूढ़िवश क्या है? रूढ़िवश श्वेता धावती था, सफेद दौड़ता है, वहां प्रसिद्धि के कारण सफेद घोड़ा ले लिया। रूढ़िवश यहाँ कलिंग साहसी है, कलिंग देश के निवासी ले लिया। ये दोनों रूढ़ी के उदाहरण है। वो रूढ़ी उपादान था, यह रूढ़ी लक्षण लक्षण है ना। उपादान क्यों था? क्योंकि वहां उस अर्थ को छोड़े बिना एक अर्थ लिया जा रहा था, यहां इस अर्थ को छोड़ करके दूसरा अर्थ लिया जा रहा है। तो यह लक्षण लक्षण है। जहां छोड़ा जाए वहां लक्षण लक्षणा, प्रसिद्धि के कारण इसलिए रूढ़ी, है ना। वहां नहीं छोड़ा जा रहा था इसलिए उपादान लक्षणा। श्वेत की प्रसिद्धि के कारण घोड़ा लिया गया, वह रूढ़ी। तो रूढ़ी उपादान लक्षणा, रूढ़ी लक्षण लक्षणा, अंतर क्लियर होगा। उसी तरह वहां क्या था? प्रयोजन में उपादान लक्षणा था। कुंता प्रवेशन थे, पुरुष ले लिया गया था प्रयोजन से, क्योंकि वह स्वयं प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे प्रयोजन से ले लिया गया। गंगायाम घोषा में गंगा में वो शीतलता पावनता इत्यादि बताना है, वो प्रयोजन है। वो प्रयोजन से हमने ले लिया गंगायाम घोषा का, गंगा तट पे घोष, ऐसा अर्थ ले लिया। तो ये प्रयोजन है, प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजने लक्षणा, सब प्रयोजना लक्षणा, कुछ भी कह सकते, ठीक है। तो ये भी पूरा क्लियर है। अब इसके बाद इसी तरह का लक्षणा का श्लोकात्मक भी उदाहरण दिया है। अनयोर ही पुरुष तटयो, देखिएगा, अनयो ही पुरुष तटयो, इसका कलिंग देश के निवासी पुरुष अर्थ लिया जा रहा है, इसका अर्थ तट लिया जा रहा है ना, लक्ष्यार्थ। वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये,
वाक्य और अक्रिय अर्थ में अन्वय की सिद्धि के लिए कलिंग गंगा शब्दौ, कलिंग और गंगा शब्द, कलिंग शब्द पुरुष अर्थ में अपने आप का समर्पण कर दे रहा है, गंगा शब्द तट शब्द अर्थ में अपने आप का समर्पण कर देता, आत्मानम अर्पयता, अपने आप को अर्पित कर देते हैं। अथवा एक और उदाहरण देते हैं, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधदीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्व सदा ततः सरदाम शतम। यहां आप देखिए, इसका अर्थ मैं सरल शब्दों में बता दूंगा, आपको लक्षण अपने आप समझ में आ जाएगी। भाई तुमने कोई दो मित्र हैं, उनमें से एक मित्र अपने दूसरे मित्र को क्या कह रहा है, हे सखे, ए मित्र, क्या बताएं, तुमने तो बहुत उपकार किया, बहु उपकृतम, तुमने तो वहां पर बहुत उपकार किया, क्या कहा जाए तुम्हारे बारे में, क्यों उच्चते, बहुत सरल शब्दों में अर्थ समझ में आ रहा होगा। हे सखे तत्र भवता, वहां पर तुमने बहु उपकृतम, बहुत उपकार किया, क्या कहा जाए, आपने बहुत अच्छी सज्जनता दिखाई, सुजनता दिखाई, आपने बहुत अच्छी सज्जनता दिखाई, क्या बताएं, हे मित्र, हे सखे सदा ईदृशमेव विदधत, सदा ऐसे ही करते करते 100 साल तक सुखी रहो। ऐसा कोई मित्र अपने मित्र से क्यों कहेगा? वस्तुता क्या है, एक मित्र ने दूसरे मित्र को धोखा दिया है, अब मिले हैं सामने, तब मित्रता में भाई उल्टे सीधा ही बोला जाता है, भाई तुमने बहुत अच्छा उपकार किया, बहुत अच्छा उपकार किया, है ना, तुमने बहुत उपकार किया, क्या बताया जाए तुम्हारे बारे में, आपकी सज्जनता तो सच में प्रशंसनीय है, क्या सज्जनता दिखाई आपने, तुम हमेशा इसी सज्जनता दिखाते रहो, 100 साल जियो, है ना। यहां आप देखिए, उपकार इत्यादि शब्द अपने अर्थ को छोड़ करके तुमने बहुत अपकार किया, तुमने बहुत गलत किया, सज्जनता, यहां सुजनता जो है वह दुर्जनता रूपी अर्थ में, उपकृत अपकृत रूपी अर्थ में अपने आप का समर्पण कर देगा, है ना। उपकृत शब्द का अर्थ क्या निकल के आ जाएगा, अपकृतम, सज्जनता का अर्थ निकल के आ जाएगा दुर्जनता। ये सब अपने अपने अर्थ को छोड़ दे रहे हैं और दूसरे अर्थ में समर्पित हो जा रहे हैं, यही है लक्षण। ठीक है, हो जाए, इसमें रूढ़ी नहीं लेंगे, इसमें प्रयोजन है। वो भाई अपने मित्र से ऐसा क्यों बोल रहा है, अपने मित्र से वह ऐसा क्यों बोल रहा है, तुमने बहुत उपकार किया भाई, अब इसमें उपकार करने में कौन सी प्रसिद्धि हो जाएगी भाई, साहस के कर्म में कलिंग देश के निवासियों की प्रसिद्धि है, दौड़ने में घोड़े की प्रसिद्धि, वैसे उपकार में उस मित्र की क्या प्रसिद्धि है भाई, प्रसिद्धि नहीं, रूढ़ी नहीं, यहां कोई प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है, वह अपने मित्र से ऐसा क्यों कह रहा है, जरूर उसने धोखा दिया होगा, यही प्रयोजन है ना। प्रयोजनवती लक्षण या प्रयोजन लक्षण है, ठीक है, यही उदाहरण दिया है। इसके बाद आगे चले, अब आरोपाध्यवसानाभ्याम प्रत्येकमता अपि द्विधा, आरोप और अध्यवसान के भेद से वो दोनों दो प्रकार की होती हैं, प्रत्येकमता अपि, अब भाई कौन दोनों नहीं, प्रत्येकमता अपि, सर्वा अपि, अभी तक कितने प्रकार की लक्षणा देख ली हमने, 4 प्रकार की हो गई ना। रूढ़ी, ये पहले उपादान लक्षणा में रूढ़ी उपादान प्रयोजन उपादान, रूढ़ी लक्षण और उपादान लक्षण, सॉरी रूढ़ी लक्षण और प्रयोजन लक्षण, है ना, उपादान लक्षण गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है, 4 देख लिया। ये चारों लक्षणाएं, रूढ़ी वाली उपादान लक्षणा, प्रयोजन वाली उपादान लक्षणा, रूढ़ी वाली लक्षण प्रयोजन वाली लक्षणा, ये चारों प्रकार की लक्षणाएं आरोपाध्यवसानाभ्याम प्रत्येकम ता अपि द्विधा, वो चारों आरोप और अध्यवसान के भेद से 2 प्रकार की हो जाएंगी। आरोप मतलब आरोप के साथ हो जाएंगी सारोपा, अध्यवसान के साथ हो जाएंगी साध्यवसाना, ठीक। तो आरोप और अध्यवसान के रूप में भेद जुड़ जाने पर वो प्रत्येक चारों 2 प्रकार की हो जाएंगी। कुल मिला के कितने भेद हो गए यहां तक,
बराबर कितने प्रकार हो गए? चारों के दो दो भेद कर लीजिए भाई, 8। 4 ही उदाहरण हम देख चुके हैं, बाकी 4 उदाहरण बताएंगे आपको, है ना? क्योंकि अभी तक हम अध्यवसान वाला उदाहरण देख चुके हैं, आरोप वाला बताना बाकी है। जो उदाहरण 4 हम देखे वो चारों अध्यवसान के थे, बाकी जो 4 अभी देखने वाले हैं वो 4 आरोप के रहेंगे। देख लीजिए ये सारे सारोपा 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 सारोपा, चारों आरोप वाला बता रहे हैं। सारोपा और अध्यवसाना में अंतर इतना ही है, सारोपा और साध्यवसाना में अंतर इतना ही है कि सारोपा में दोनों चीज रहेगी, साध्यवसाना में केवल एक ही। ठीक है, सारोपा और साध्यवसाना में यही इतना अंतर है। कल भी हमने कल के व्याख्यान में बताया था, विषयस्यानिगीर्णस्यान्यतादात्म्य प्रतीतिकृत सारोपास्यानिगीर्णस्य मता साध्यवसानिका। यहां क्या कह रहे हैं? विषय यदि अनिगीर्ण निगला हुआ ना रहे, अन्य तादात्म्य की प्रतीति कराता रहे, कृत यह हलंत है ना, तो वहां पर सारोपा होती है। यानी विषय और विषयी दोनों कहे जाए तो वहां पर सारोपा होती है। और अगर निगीर्ण हो जाए, विषय अगर निगीर्ण हो जाए, विषयी ने विषय को निगल लिया हो, तो साध्यवसानिका। मतलब दोनों में से कोई एक ही चीज कहा जाए वाक्य में तो साध्यवसानिका, दोनों चीजें वाक्य में दिखाई पड़ जाए सारोपा। आप देख लीजिए वहां केवल श्वेता धावती था, यहां अश्वः श्वेता धावती, दोनों कह दिया गया, अश्वः श्वेता, दोनों प्रथमांत आएंगे सारोपा, वही वाला प्रकार रहेगा। बाकी सारोपा केवल इतना जोड़ दीजिए भाई, रूढ़ी में उपादान लक्षणा है ही, बात वही पहले समझ चुके हैं, यही तरह की बात समझे है ना। रूढ़ी में उपादान लक्षणा थी, केवल अश्वः जुड़ा, एक और आरोप हुआ, है ना, अश्वः श्वेता। ये सारोपा लक्षणा जो होती है, यही रूपकालंकार के बीज के रूप में बताया है। साहित्य दर्पणकार ने भी, मम्मट ने भी इदम इयमेव रूपकालंकारस्य बीजम, ऐसा कहा। रूपक अलंकार का बीज यही है सारोपा, आरोप होने के कारण ही रूपक होता है। तो भाई आप इतना तो जानते ही थे कि श्वेता धावती में श्वेत तो दौड़ नहीं सकता, और अश्व श्वेता धावती में भी अश्व को श्वेत को आरोप करना पड़ेगा एक दूसरे में, नहीं तो अश्व ही सफेद है ऐसा कैसे पता चलेगा? लक्षणा शक्ति से ही पता चलेगा, है ना। मुख्य अर्थ का बाद यहां पर भी होगा, और फिर एक और अर्थ लेना पड़ेगा हमें, सफेद कलर वाला घोड़ा दौड़ता है ना, सफेद वाला, सफेद वर्ण वाला घोड़ा दौड़ता है, ऐसा अर्थ इससे भी लेना पड़ेगा, उपादान करना पड़ेगा, इसलिए उपादान लक्षणा है। और यहां दोनों बातें कही गई हैं, इसलिए सारोपा है, सारोपा है ना। और दौड़ने में घोड़े की प्रसिद्धि है, इसलिए रूढ़ी है, रूढ़ी है, उपादान है और सारोपा है। ठीक, दो बातें अगर दो चीजें एक साथ एक विभक्तियों में दिखाई पड़े, कहीं भी किसी भी लक्षणा में अगर दो चीजें एक ही विभक्ति में दिखाई पड़ रही हैं, यानी ज्यादातर संभावना सारोपा। देखिए, एते कुंताः कलिंगः पुरुषः आयु घृतम, चारों जगहों पर आपको सारोपा दिखाई पड़ गया। सारोपा क्या होती है? विषय अगर अनिगीर्ण अवस्था में निगला हुआ नहीं है, वैसे ही है, साफ साफ कहा गया है, अन्य तादात्म्य की प्रतीति कराता है, तो सारोपा होती है। जब अगर इस विषय ने कुंताह ने एते को निगल लिया, खाली कुंताह प्रविशन्ति कह दिया गया। जब श्वेता ने अश्व को निगल लिया, खाली श्वेता धावती कह दिया गया। जब पुरुष कलिंगा ने पुरुषों को खा लिया, कलिंगा युद्धते केवल कह दिया गया। जब आयु ने घृत को खा लिया, आयुरेवेदम कह दिया गया, तब क्या हो जाता है? सारोपा नहीं रह जाती, साध्यवसाना हो जाती। ठीक, निगीर्णस्य साध्यवसानिका मता, निगल लिया जाता है तो साध्यवसानिका हो जाती। तो हम पहले 4 उदाहरण देख चुके हैं, वो चारों साध्यवसानिका ही थी। ठीक है, तो रूढ़ी में उपादान लक्षणा सारोपा ये समझ गए होंगे। प्रयोजन में उपादान लक्षणा स्वरूपा, भाई प्रयोजन में उपादान लक्षणा है तो हमने बताया ही था, बताया था ना। कुंता प्रविशन्ति कैसा है? प्रयोजन बस हम ले रहे हैं पुरुष को, तो अभी भी एते कुंता प्रविशन्ति, ये कुंत प्रवेश कर रहे हैं, यहां भी पुरुष को लाना ही पड़ेगा, हमें उपादान लेना ही पड़ेगा, उपादान
लेना ही पड़ेगा, इसलिए उपादान लक्षणा है, क्योंकि हम एक पुरुष, कुंतधारी पुरुष यह अर्थ लेके आ रहे हैं और फिर किसी प्रयोजन से लेके आ रहे हैं, इसलिए प्रयोजन है। और एते कुंता दोनों प्रथमांत में है, विषय और विषयी दोनों कहे गए हैं। आरोप्यमान विषय और आरोपित हो रहा है जिस पर ऐसा विषयी, ये दोनों कहा गया है, इसलिए सारोपा। तो सारोपा उपादान लक्षणा प्रयोजन में है, ये भी बात आपको यहां समझ में आ रही होगी। किसी को कोई कठिनाई है इसमें? नहीं है? शांत काहे है? थोड़ा गहरा हो गया विषय ऐसा लग रहा है ना? तो शांति नहीं, क्रांति मचते रहनी चाहिए। थोड़ा नहीं समझ में आता है पूछेंगे, मैं और विस्तार से भी समझाऊंगा। अब देखिए, रूढ़ी के कारण, प्रसिद्धि के कारण कलिंगा साहसिका देखा था, कलिंगा युद्धते भी उसी तरह का उदाहरण भाई। कलिंग कैसे लड़ेगा? कलिंग देश कहीं लड़ेगा क्या? रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, रूस लड़ रहा है क्या? है? रूस लड़ रहा है क्या? यूक्रेन लड़ रहा है क्या? यहां पर हमें रूढ़ी के कारण, प्रसिद्धि के कारण हमें अर्थ लेना पड़ेगा, रूस के निवासी लड़ रहे हैं, सैनिक लड़ रहे हैं, यूक्रेन के निवासी लड़ रहे हैं, ऐसा लेना पड़ेगा। उसी तरह कलिंगा पुरुष युद्ध, कलिंग पुरुष लड़ रहा है, ये क्या होगा? कलिंग देश के निवासी पुरुष ले रहे हैं। यहां हमें क्या करना पड़ रहा है बताइए? कलिंग शब्द का अर्थ छोड़ करके, छोड़ना पड़ रहा है ना कलिंग। क्या रूस लड़ रहा है? रूस थोड़े ना लड़ रहा है। तो लड़ाई में हमें रूस को छोड़ना पड़ेगा, उसी तरह लड़ाई में हमें कलिंग को छोड़ना पड़ रहा है। कलिंग पुरुष वाला, कलिंग के देश के निवासी पुरुष, यह वाला अर्थ हमें लेना पड़ रहा है ना? तो लक्षण लक्षणा हो जाती, मुख्य अर्थ अपने अर्थ के कुछ अंश को छोड़ रहा है, इसलिए लक्षण लक्षणा है, हमने बताया था ना। और यह लक्षण लक्षणा किस कारण से है? प्रसिद्धि के कारण, इसलिए रूढ़ी है। और कलिंगा पुरुषा दोनों बातें कही गई, इसलिए सारोपा है। पूरी तरह से क्लियर है? रूढ़ी भी है, लक्षण लक्षणा भी है, सारोपा भी है। आप इस उदाहरण को देखकर उस उदाहरण में क्या क्या चीजें कही गई उसके आधार पर पकड़ सकते हैं, है ना? यहां देखिए, ये कुंता प्रविशंति कह गया, कुंता का कुंतधारी पुरुष लाना पड़ रहा है, मतलब हाँ ये तो उपादान वाली बात है। पर एते कुंता दोनों कहा गया है, सारोपा भी है ना? सारोपा उपादान लक्षण है। किस कारण है? प्रयोजन से है। आसानी से समझ में आ जाएगा, पूरी तरह से समझ में आ रहा है ना? उसी तरह अब आगे ले लेते हैं, आयुर्घृतम, आयु भी कहा गया, घृत भी कहा गया। घी क्या है? आयु का कारण है, आयु वर्धक है, ऐसा है। आयु है वो घी थोड़े ना है, पर लक्षण क्या कर रहा है? आयु है घी, आयु घी। आप समझेंगे कैसे हो गया भाई? घी थोड़े ना आयु है। मुख्य अर्थ का बाद होगा, मुख्य अर्थ का बाद होगा तो हमें कुछ और अर्थ लेना पड़ेगा। कुछ और अर्थ जो लेना पड़ेगा हमें, वह इस आयु को छोड़ करके आयु को बढ़ाने वाला है, ऐसा बढ़ाने वाला अर्थ लेना पड़ रहा है। घी आयु थोड़े ना है, घी तो बढ़ाने वाला है ना? आदमी अधिक तक जिएगा। हाँ, तो वर्धक है या आयु का कारण है ना? तो अब यह आयु अपने अर्थ को छोड़ दे रहा है, वर्धक अर्थ में चला जा रहा है, इसलिए लक्षण लक्षण है ना? हो जाएगा कि नहीं? और फिर उसके बाद आयु अपने मुख्य अर्थ को छोड़कर वर्धक अर्थ में चला जा रहा है, बढ़ाने वाले अर्थ में चला जा रहा है, इसलिए लक्षण लक्षणा है। और यह लक्षण लक्षणा किसी प्रयोजन से कही गई, इसी प्रयोजन से। भाई प्रयोजन क्या है? बढ़ाता है आयु को, इसलिए, है ना? तो प्रयोजन है। और आयु और घृतम दोनों प्रथमांत का प्रयोग किया गया, इसलिए सारोपा है। तो ये भी अच्छे लक्षण समझ गए होंगे। प्रायः मुझे इतना भरोसा है कि आप 8 प्रकार की लक्षणा समझ गए। 8 प्रकार में से ज्यादातर प्रश्न आता है। आज तक के जो प्रश्न है लगभग 99% प्रश्न, 98-99% प्रश्न इन 8 प्रकार के उदाहरणों में से आए। इसलिए यदि यहां तक नहीं समझे, आप रिवाइज करके पूरा बढ़िया से समझ सकते हैं। अभी इस 8 से हम चलते हैं 16 पर, और 16 से सीधे चलेंगे 80 पर। ठीक है? 8 प्रकार तक सभी पहुंच गए हैं। अब 8 से चलिए 16 तक चलते हैं। यहां आ जाइए। ये थोड़ा यहां पूरा उतना आ नहीं रहा था, क्योंकि लक्षणों का नमो इतना बड़ा हो जा रहा है, नमो इतना बड़ा हो जा रहा है कि एक साइड में आ नहीं पा रहा है। इसलिए हमने क्या किया है, यहां मैं थोड़ा सा हट जाऊंगा और ऐसा आग्रह करूंगा कि खाली हमें ना दिखाया जाए, इस समय हो सके तो खाली स्क्रीनियर को दिखा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? तो अब देखिएगा, सादृश्येतर संबंधा शुद्धास्ता शकला अपि सादृश्यास्तुमता गौण्यस्तेन षोडश भेदिता। देखिए,
ताह सकलाह अपि, का ताह सकलाह अपि, वो सारी जो लक्षणाएं हैं ना, कौन सारी, अभी तक कितने प्रकार की देखी आपने, वो सारी 8 प्रकार की, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको पकड़ के रखिएगा, ठीक है। ताह शकलाह अपि, वो सारी लक्षणाएं, कौन सी, वो सारी 8 प्रकार की लक्षणाएं यदि सादृश्य से भिन्न संबंध वाली हैं तो वो सारी लक्षणाएं शुद्धा हैं। कौन सी है, अभी तक जो हमने 8 उदाहरण देखा वहां कोई सादृश्य संबंध आ रहा है क्या, गंगा में घोष है, गंगा के समान घोष है, ऐसा कोई अर्थ आ रहा है, सादृश्य संबंध आ रहा है, नहीं ना। आयु है, घी है, आयु के समान घी है क्या, आयु को बढ़ाने वाला है, वर्धक भाव है, दूसरा कोई संबंध है। सादृश्य से भिन्न संबंध वाला अगर कोई लक्षणा है, सादृश्य से भिन्न संबंध के कारण हम कोई लक्षणा ले रहे हैं तो वो शुद्धा लक्षणा है। और अगर सादृश्य संबंध से ले रहे हैं, सादृश्यातु गौण्य ताहमता, वो सारी गौणी लक्षणाएं हो जाती हैं अगर सादृश्य संबंध से ले लिया जाता है। सादृश्य मतलब अगर मुख्य अर्थ का बाध होने पर हम कोई समानता परक अर्थ ले रहे हैं सादृश्य के कारण, तो वह गौणी लक्षणा हो जाएगी, है ना। अब ताह सकलाह अपि शुद्धाः, ताह सकलाह अपि गौण्यः, ताह सकलाह अपि सादृश्येतर संबंधाः शुद्धाः, वो सभी अगर सादृश्य से भिन्न संबंध वाली है तो शुद्धा है। ताह सकलाह अपि सादृश्यात्तु गौण्यः, वो सभी सादृश्य संबंध से होंगी तो गौणी है। यानी वो 8 प्रकार का 2-2 करेंगे, कितना हो गया, 16 हो गया ना। 8 प्रकार को शुद्धा कर सकते हैं, 8 प्रकार को गौणी कर सकते हैं। अभी तक हमने जो 8 उदाहरण देखे, 8 उदाहरण मैं आपको अगर रिवाइज करके दिखा दूं तो हल्के से जल्दी जल्दी देख लें। यहां आयु बढ़ाने वाला घी है, आयु के समान घी नहीं है, सादृश्य संबंध ने। कलिंग के समान पुरुष, ऐसा कोई सादृश्य संबंध नहीं। ये कुंत के समान कुंतधारी पुरुष, ऐसा कोई संबंध नहीं, सादृश्य नहीं है। श्वेत के समान घोड़ा, समानता वाला कोई संबंध नहीं। गंगा के समान झोपड़ी, ऐसा कोई अर्थ नहीं। समान जितने भी उदाहरण देखे वो सादृश्य से भिन्न संबंध वाले हैं। यानी इससे पहले 8 देख चुके हैं हम शुद्धा वाले। शुद्धा वाला निपट गया है ना। सादृश्यात्मता गौण्य, सादृश्य संबंध रहेगा तो गौणी है। तो अब बाकी बचा है 8 प्रकार की गौणी का लक्षण, वही गौणी देख लेते हैं। 8 प्रकार की देख ले। तो अब सादृश्यात्मता गौण्य तेन षोडश भेदिता। अब देखिए गौणी 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 गौणी, 8 गौणी दिख रही है। ये 8 गौणी वाले प्रकार है। सारोपा भी रहेगी, साध्यवसाना भी रहेगी, है ना। ये देखिए सारोपा साध्यवसाना, सारोपा साध्यवसाना, ऐसा रहेगा। चलिए अब देखते हैं, सभी 8 प्रकार के लक्षणों को समझते हैं। एतानि तैलानि हेमंते सुखानि, एतानि तैलानि हेमंते सुखानि। यहां देखिएगा, पूरे अंश को समझने का प्रयास कीजिएगा। एतानि मतलब ये, तैलानि मतलब तेल, हेमंते यानी ठंडी में, सुखानी मतलब सुख देते हैं। ये तेल ठंडी में सुख देते हैं। अब तेल, एतानि तैलानि बहुवचन का है, कह दिया। और तेल मतलब होता है मुख्यतः तिल से निकलने वाला तेल होता है, और ठंडी में सुख कहा होता है। ये तेल सुख है, सुखवर्धक है वस्तुतः, है ना। पर अब यहां तैल शब्द से इस तेल के समान सरसों इत्यादि का तेल भी ले लिया जाएगा, क्योंकि तिल का ही तेल होता है। वस्तुतः तेल कौन होता है, तिल का जो होता है वही तेल होता है ना। पर सरसों का भी है, आंवले का भी है, और किसी का भी है, उसी के समान है, तो सादृश्य से उन सबको भी तेल कह दिया जाता है। हेमंत में सुख के लिए कुछ लोग नारियल का भी तेल लगा लेते हैं, तो वो भी तेल है ना। तो यहां जो हम तेल शब्द से तिल रूपी अर्थ को क्या कर रहे हैं, तिल रूपी, तिल के तेल रूपी अर्थ को तो ले ही रहे हैं, साथ साथ सरसों के तेल रूपी अर्थ भी ले रहे हैं, नारियल के तेल रूपी अर्थ भी ले रहे हैं। इस अर्थ को, तेल को, तिल के तेल को छोड़े बिना नारियल के तेल, सरसों के तेल ले रहे हैं, इसलिए उपादान लक्षण है ना। एक का अर्थ का त्याग किए बिना दूसरा अर्थ आ रहा है, उपादान लक्षण है ना। और किस कारण से, सदृशता के कारण, सादृश्य है, सादृश्य है ना। ये भी तेल है उसी के समान, सरसों का भी तेल उसी के समान, नारियल का भी सदृश्य, कुछ कुछ स्नेहत्व रूपी सादृश्य
है ना, चिकनापन रूपी सादृश्य है, उस सादृश्य के कारण हम तैल में से उस तैल का अर्थ ले रहे हैं, इसलिए सादृश्य संबंध होने के कारण गौणी है। उपादान लक्षणा है, गौणी है। अब देखिए, तैल से और सभी तैलों की प्रसिद्धि है, रूढ़ी है, इसलिए रूढ़ी प्रसिद्धि है ना। ऐसे थोड़े ना कि तेल से खाली तिल एक तेल प्रसिद्ध है, सभी अर्थों में रूढ़ी है, इसलिए रूढ़ी है। और यहां एतानि तैलानि दोनों शब्दों का प्रयोग, इसलिए सारोपा भी। पूरी तरह से क्लियर है। दोनों शब्दों का, एतानि तैलानि दोनों का प्रयोग होने के कारण सारोपा है। कोई एक का प्रयोग होता तो साध्यवसाना है ना, दोनों का प्रयोग है इसलिए सारोपा, और दोनों में से कोई एक का प्रयोग होता साध्यवसाना। जैसे तैलानि हेमंते सुखानि, ये तीसरे पे हम सीधे आ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां एतानि तैलानि दोनों है ना। फिर से मैं टिक करके बताता हूं, यहां एतानि तैलानि दोनों प्रथमांत का प्रयोग है, इसलिए सारोपा है। यहां केवल तैलानि का प्रयोग कर दिया, एक ने एक को निगल लिया, तैल ने एतानि को निगल लिया, निगीर्ण हो गया, इसलिए निगीर्ण से मता साध्यवसानी का साध्यवसाना हो जाती है ना। केवल एक चीज है तो साध्यवसाना, दोनों चीज है तो सारोपा। अब देखिए, ये सादृश्य संबंध के कारण लिया जा रहा है, इसलिए गौणी है। यहां भी सादृश्य ही तो संबंध, तेल से सरसों का तेल, नारियल का तेल इत्यादि ले रहा है जा रहा है, इसलिए गौणी है ना। यहां भी रूढ़ी है प्रसिद्धि, यहां भी रूढ़ी है प्रसिद्धि। यहां भी तेल शब्द के से तिल के तेल को छोड़े बिना सरसों नारियल इत्यादि के तेल को ले लिया जा रहा है, इसलिए उपादान है। यहां भी उसी कारण उपादान लक्षणा है। बुरी तरह से क्लियर है। यह भी रूढ़ी में उपादान लक्षणा है, लेकिन साध्यवसाना है और गौणी है। यह भी रूढ़ी में उपादान लक्षणा, लेकिन सारोपा गौणी है। 2 क्लियर हो गया। 8 2 10 हो गए। 6 और बताऊंगा, 16 हो जाएंगे। फिर उसके बाद 80 के उदाहरण ना तो विश्वनाथ जी ने दिया, ना तो मैं दूंगा। 80 का उन्होंने भी दिया नहीं दिया, है ना। बैठा सकता हूं मैं, इतना साहस है कि अगर विश्वनाथ जी 80 का उदाहरण लिखे होते ना अपनी किताबिया में, तो हम 80 आपके दिमाग में उतार के ही जाते। तो अब देखिए, हो जाएगा आगे। इससे पहले मैंने इसको पढ़ाया नहीं है कभी, 8 प्रकार तक पढ़ाया था, 16 तक अब चल रहे हैं। चलिए दूसरा प्रकार देखते हैं, एते राजकुमारा गच्छन्ति। देखिए, एते भी है, राजकुमारा भी। पहले 2 प्रथमांत के कारण आप सारोपा पकड़ लीजिए, ठीक है। 2 अगर प्रथमांत दिख जाए, सारोपा पकड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए, राजकुमारा गच्छन्ति, वस्तुतः वास्तविकता क्या है, राजकुमार बहुत सारे हैं। क्या जा रहे हैं, वो क्या होता है, राजा के कुछ लड़के जा रहे हैं, कुछ सैनिक जा रहे हैं, राजा के सेनापतियों के लड़के जा रहे हैं, कुछ मंत्रियों के लड़के जा रहे हैं, और उन सबको एक साथ कह दिया गया एते राजकुमारा गच्छन्ति। सभी राजकुमार नहीं है, सभी राजकुमार नहीं है। कुछ राजमंत्री कुमार हैं, कुछ राजा के सेनापति कुमार हैं, कुछ सैनिक कुमार हैं, पर सभी अच्छे अच्छे कपड़े के भाई राजा के हैं, सरकारी नौकर हैं, है ना। तो सब जा रहे हैं। राजकुमारा शब्द अपने अर्थ को छोड़े बिना अन्य मंत्री कुमार, सेनापति कुमार इत्यादि अर्थ ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, इसलिए उपादान लक्षणा है। छोड़े बिना ले रहा है ना, है कि नहीं, तो इसलिए उपादान लक्षणा है। सारोपा इसलिए है क्योंकि दोनों है, ठीक। और यह गमन कर सकते हैं राजकुमार। राजकुमार जा रहे हैं, बहुवचन कह रहे, बहुत सारे राजकुमार जा रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई, जबकि उसमें और कुछ लोग जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा। वो खाली उनकी वरिष्ठता बताना जा रहे हैं कि वो सब राजा के आदमी है, ये सब कुछ बताना चाह रहे हैं, ये एक प्रयोजन भी है ना। रूढ़ी नहीं है, कोई प्रसिद्धि नहीं है। तो ये उपादान वाली, प्रयोजन वाली सारोपा लक्षणा हो जाएगी। और गौणी, उपादान, प्रयोजन, सारोपा, गौणी, 4 चीजें, इसमें चारों विशेषताएं बता दिया। गौणी क्यों है, क्योंकि राजकुमार है और राजकुमार के समान और सब भी लोग हैं, सादृश्य है। सादृश्य होने के कारण राजकुमार के समान राजा के मंत्रियों के कुमार भी हैं, सादृश्य संबंध के कारण हम वो अर्थ ले रहे हैं, इसलिए गौणी है ना। और दोनों का प्रयोग है, इसलिए सारोपा है, एते राजकुमारा का।
अब एते राजकुमारा का राजकुमार शब्द राजकुमार अर्थ को छोड़े बिना मंत्री के कुमार इत्यादि अर्थ ले रहा है, इसलिए उपादान है, वो किसी प्रयोजन से आ रहा है, इसलिए प्रयोजन है। पूरी तरह से स्पष्ट है। आगे चलते हैं। तैलानि हेमंते सुखानि हो ही गया होगा, उसी तरह राजकुमारा गच्छन्ति हो जाए। एते नहीं है, इतना ही अंतर है केवल। यहां एते राजकुमारा दोनों था, यहां केवल राजकुमारा। दोनों होने के कारण सारोपा है, दोनों में से एक ने दूसरे को निगल लिया तो साध्यवसाना होगी, बाकी सारी बातें वही है। देख लीजिए, ये भी प्रयोजन था, ये भी प्रयोजन है, ये भी उपादान लक्षणा, ये भी उपादान लक्षणा, ये भी गौणी, ये भी गौणी, बाकी सारी चीजें समान है। तो उसी तरह है ना, यहां राजकुमार सादृश्य संबंध के कारण राज के मंत्री के कुमार इत्यादि अर्थ ले रहा है, इसलिए गौणी है ना। अपने अर्थ को छोड़े बिना ले रहा है, इसलिए उपादान लक्षणा है। किसी प्रयोजन से ले रहा है, इसलिए प्रयोजन है ना। पूरी तरह से क्लियर है ये भी। अब इसके बाद राजा गौडेन्द्रम कंटकम शोधयति, राजा गौडेन्द्रम कंटकम शोधयति, कंटक शोधन करता है। कंटक मतलब कांटा मिटाता है। अब राजा को कांटा मिटाने से क्या जरूरत, राजा कांटा काहे मिटाने लगा? तो राजा गौड़ देश का राजा जो दूसरा है वही राजा ही कंटक है, शत्रु रूपी राजा ही कंटक है, आरोप है। अब देखिए, गौडेन्द्रम कंटकम दोनों बातें हैं, गौडेन्द्रम कंटकम दोनों बातें हैं, इसलिए सारोपा। दोनों जहां एक भी विभक्ति में दिखाई पड़े, एक ही विभक्ति में, प्रथमा हो चाहे द्वितीय हो चाहे जिसमें, एक ही विभक्ति में दो दो चीजें दिखाई पड़े, वहां ज्यादातर ही रहता है। ठीक है, सारोपा हो गई। अब यहां पर राजा गौडेन्द्र कंटक को, कंटक कांटा अपने अर्थ को छोड़कर गौडेन्द्र के अर्थ में चला जा रहा है। क्या गौडेन्द्र कांटा है? चुभता है क्या पैरों में? नहीं चुभता है ना। तो यहां कंटक अपने अर्थ को छोड़ रहा है कि नहीं? वह कंटक कौन है? राजा का शत्रु है, गौडेन्द्र है। तो कंटक अपने अर्थ को छोड़ रहा है, अपने अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ पर समर्पण हो जा रहा है कंटक गौडेन्द्र पर, इसलिए अर्पण होने के कारण लक्षण लक्षणा है। क्लियर है? अब लक्षण लक्षणा भी है और दोनों बातें कहने के कारण सारोपा भी है, और गौडेन्द्र कांटे की तरह चुभता है, सादृश्य संबंध है, क्योंकि गौडेन्द्र भी चुभता है, कांटा भी चुभता है, सादृश्य संबंध के कारण यह लक्षणा ली जा रही है, इसलिए गौणी है। ठीक है, सादृश्यात्मता गौण्य, और यह गौडेन्द्र रूपी कंटक है राजा का, ये प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि के कारण लिया जाएगा। हो सकता है कोई राजा रहा हो, उस राजा का गौड़ देश का से शत्रुता रही हो, प्रसिद्धि शत्रुता हो, है ना, तो प्रसिद्धि के कारण लिया जा रहा है, इसलिए रूढ़ी। ठीक है भाई, शत्रु कंटक होता है, ये बहुत प्रसिद्ध बात है ना। शत्रु कांटे की तरह ही होते हैं। कंटक शोधन नाम का अध्याय भी है बहुत सारे अर्थशास्त्रों में, है ना। कंटक शोधन अर्थशास्त्र में तो पूरा अधिकरण ही है कंटक शोधन का, है ना। तो कंटक प्रसिद्ध है, रूढ़ी है, रूढ़ ही है शत्रु अर्थ में, इसलिए रूढ़ी के कारण वह शत्रु अर्थ में जा रहा है मुख्य अर्थ का छोड़ने के बाद। ठीक है, आगे प्रयोजन में लक्षण लक्षणा सारूपा गौणी का हम ले रहे हैं, गौरवाही का। अच्छा, इसका राजा कंटकम शोधयति का इतना यही है, अभी ले लेते हैं, है ना। ये देखिए, राजा कंटकम शोधयति, अब केवल कंटकम रह गया। गौडेन्द्रम कंटकम दोनों नहीं रह गए, यहां गौडेन्द्रम कंटकम था, यहां केवल कंटकम है। दोनों था इसलिए सारोपा थी, यहां केवल एक है इसलिए साध्यवसाना है। बाकी पूरी बात वही है, यहां भी कंटक से समानता होने के कारण गौडेन्द्र शत्रु लिया जा रहा है, सादृश्य संबंध होने के कारण गौणी है, यहां भी सादृश्य संबंध होने के कारण गौणी थी। यहां भी आप देखेंगे कि कंटक अपने अर्थ को छोड़कर शत्रु अर्थ में जा रहा है, इसलिए लक्षण लक्षणा थी, यहां भी लक्षण लक्षणा उसी कारण थी। वह प्रसिद्ध है इसलिए रूढ़ी थी, रूढ़ी। ठीक है, तो ये आपको 6 हो गए, मतलब कुल मिलाकर 8 6 14 प्रकार की लक्षणा हमने आपको बता दी। बची केवल मुख्य वाले उदाहरणों में 2, ये दोनों पच जाए, फिर बाकी 80 का गुणा गणित समझा दें, फिर क्लास खत्म करें। ठीक है,
ये प्रयोजन है लक्षण लक्षणा। आप सबको पता नहीं चला होगा कितना समय बीत गया, मुझे भी नहीं पता चला कितना समय बीत गया, भगवान जाने कितना बीत गया। अब देखिए गौः वाही का, कभी कभी गंभीर विषय समझते हैं, जब लगता है कि समझ में आता जाता है तो पता नहीं चलता समय का। जब समझ में नहीं आता, थोड़ा सा ऊपर से जाने लगता है, तभी उबन आती है, तभी लोग उबने लगते हैं। और तब उबने लगते हैं तो उसके बाद चाहे जितना सरल विषय बताओ सब कुछ ऊपर से जाता है ना। तो वैसा चीज हम नहीं होने देना चाह रहे हैं, इसलिए हम पूरी एक एक शब्द को बता रहे हैं, एक एक शब्द को। देखिए गौः भी प्रथमा में है, वाहिका भी प्रथमा में है ना। दोनों प्रथमांत, इसलिए सारोपा सबसे पहले पकड़ में आ जाएगा। पकड़ में आएगा कि नहीं सारोपा? यहां केवल गौः है, जलपति केवल गौः है, वाहिका नहीं है, तो यहां साध्य अवसाना होगी। एक साथ दोनों को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब गौः वाही कहा, गाय की तरह है वाहिक। वाहिक मतलब वहन करने वाला कोई व्यक्ति है, कोई ढोने वाला व्यक्ति है ना। जो सामान ढो रहा है वो ढोने वाला कोई व्यक्ति है, गाय है। आप किसी को भी कह देते भाई ये आदमी तो गाय है, क्यों कहते हैं? मतलब गाय की तरह सीधा है, सादृश्य संबंध है, गाय के समान सीधे स्वभाव वाला सादृश्य संबंध होने के कारण गौणी है। यहां भी सादृश्य संबंध होने के कारण गौणी है, यहां भी। भाई ये तो गाय जैसा ही आवाज कर रहा, झूठे जल्प रहा है, गौः जलपति है ना। गौड़ी ये गौ है, बोल रहा है खाली, गौ जलपति, गाय है बोल रही। अब गाय कैसे जल्पना करेगी? मुख्य अर्थ का बाद होगा सभी जगह, मुख्य अर्थ का बाद सभी जगह होगा, पर यहां गौर जलपति में देखिए सादृश्य संबंध के कारण गाय से जैसा सीधा कोई व्यक्ति है वो जल्प करना कर रहा है, यह अर्थ लिया जाएगा सादृश्य संबंध के कारण, इसलिए गौणी है। ये सारोपा गौणी, ये साध्य अवसाना गौणी, पकड़ ले जाएंगे आसानी से। अब देखिए यहां भी गौः अपने अर्थ को छोड़ेगा कि नहीं? क्या गाय जल्पेगा? तो गाय रूपी अर्थ को छोड़कर वो व्यक्ति रूपी अर्थ आ रहा है। यहां भी गाय रूपी अर्थ छूटता है, वो वाहिक व्यक्ति रूपी अर्थ आता है ना, सादृश्य संबंध के कारण। तो अर्थ छूटता है, इसलिए लक्षण लक्षण है, इसलिए यहां भी लक्षण लक्षण है ना। यहां एक मिनट, ये थोड़ा सा प्रयोजन शब्द छूट गया है। अच्छा प्रयोजन इधर चला आया है, वही मैं सोचा कहां चला गया इधर, दुष्ट। चलिए ठीक है, तो यहां मैं देख रहा था ये प्रयोजन कहां गया है। चलिए तो प्रयोजन यहां चला आया है। यहां क्या है? यहां भी गौ शब्द से वाहिक अर्थ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सादृश्य रूपी एक प्रयोजन है, समानता रूपी प्रयोजन है, या उसकी सज्जनता रूपी प्रयोजन है, कुछ भी है, तो प्रयोजन से लिया जा रहा है, इसलिए यहां भी प्रयोजन है, यहां भी प्रयोजन है। पूरी तरह से ये 16 प्रकार की लक्षणा क्लियर है सभी को। किसी को इसमें कोई दिक्कत होगी तो कृपया निवेदन रहेगा इस पाठ को दोबारा देख लेंगे। मुझे इतना भरोसा है कि मैंने इस तरह से बताया है कि आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आया उसको पूरी तरह से स्पष्ट किया है। यदि हो सकता है ये पहला भाग आप ना देखे हो, दूसरे भाग सीधे देख रहे हो, तो हो सकता है फिर से ना समझ में आए, पर मैंने इस तरह से प्रयास किया है कि जो पहला भाग ना भी देखा हो वो भी समझ पाए। पर फिर भी यदि आपको कुछ कठिन लगता है तो पहले पहला भाग देख करके दूसरा भाग बाद में देखें, क्योंकि जब आप सीरियल से चलते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। अब हम सीधे 16 से 80 करते करते उपसंहार कर रहे हैं। 16 हुआ ना, तो अभी 16 में हम क्या कह सकते हैं? 8 प्रकार की उपादान लक्षणा, 8 प्रकार की लक्षण लक्षणा, ऐसे कह सकते हैं ना। या ऐसा भी कह सकते हैं 8 प्रकार की रूढ़ी वाली लक्षणा, 8 प्रकार की प्रयोजन वाली, कह सकते हैं ना। ऐसा भी कह सकते हैं 8 प्रकार की शुद्धा लक्षणा, 8 प्रकार की गौणी लक्षणा, कह सकते हैं ना। या ऐसा भी कह सकते हैं 8 प्रकार की सारोपा लक्षणा, 8 प्रकार की साध्यवसाना लक्षणा। 16 में है ना ये, चाहे जैसा कहें, होगा ना। तो अब इसमें 8 प्रकार पकड़िएगा। व्यंग्यस्य गूढ़ा गूढ़त्वा द्विधा स्युः फल लक्षणा। फल लक्षणा, फल मतलब क्या है? फल मतलब प्रयोजन। प्रयोजन वाली जो लक्षणा है ना, कितनी है? प्रयोजन वाली लक्षणा कितनी है? 8 है, सिंपल है भाई। रूढ़ी वाली लक्षणा 8, प्रयोजन वाली 8। तो प्रयोजन वाली लक्षणा जो फल लक्षणा है, वह फल लक्षणा कैसी होगी? व्यंग्यस्य गूढ़ा अगूढ़त्वात्। 8 प्रकार की जो फल लक्षणा थी, 8 प्रकार की जो प्रयोजन वाली लक्षणा थी, वह 8 प्रकार गूढ़ व्यंग्य
और अगूढ़ व्यंग्य। गूढ़ व्यंग्य प्रयोजन लक्षणा, अगूढ़ व्यंग्य प्रयोजन लक्षणा, ऐसे दो दो प्रकार 8 का कर डालेंगे तो खाली प्रयोजन वाली लक्षणा 2-2 करके 16 हो जाएगी। 16 हुई ना, खाली प्रयोजन वाली 16 हो गई, रूढ़ी वाली 8 पकड़े रखिएगा, अभी उसको 8 अलग रखिए। ठीक, यहां मैं लिख दूं तो ऐसे लिख देता हूं, रूढ़ी वाले 8 प्रकार, प्रयोजन वाली, अब प्रयोजन वाली भी यहां हम लिख देते हैं, प्रयोजन वाली मुख्यता थी 8 प्रकार, पर यह व्यंग्य से गूढ़ा गूढ़त्वात् द्विधा शिव फल लक्षणा 2 प्रकार, है ना। बराबर कितनी हो गई, पहले लाइन जब तक पढ़ा तब तक पता चल गया 16 हो गई, ये 8 अलग रखे रहिएगा। ठीक, आगे ये जो फल की यही जो 16 लक्षणा है, फलस्य एताः अपि, फलस्य एताः अपि यानी जो अभी 16 हो गई, ये एताः षोडश अपि लक्षणाः धर्मीगतत्वेन धर्मगतत्वेन, धर्मगतत्वेन, ये 16 लक्षणा धर्मीगत होगी, धर्मगत होगी। तो 16 गुणे 2 कितना हो गया, देख लीजिए यहां गुणे 2 बराबर कितना हो गया 32। तो फल वाली लक्षणा, प्रयोजन वाली लक्षणा कितनी हो गई 32, और ये वाली रूढ़ी वाली कितनी रह गई 8। सोचिए कितनी तरक्की कर गया फल वाली लक्षणा, बहुत तरक्की हो गई इसकी। रूढ़ी वाली, रूढ़ी ज्यादा प्रसिद्धि रहती तो वैसे रह जाता है ना, और कौनो प्रयोजन रहता है तो सब काम सिद्ध हो जाता है। तब देखिए प्रयोजन वाली लक्षणा जो 8 थी, वो 8 पहले कैसी हुई, व्यंग्य से गूढ़ा गूढ़त्वात्, व्यंग्य गूढ़ कभी रहता है, व्यंग्य कभी अगूढ़ रहता है, तो दोनों परिस्थितियों में होने के कारण 2-2 प्रकार की हो जाएगी 16, और वह 16 धर्मीगत और धर्मगत दोनों के प्रकार के होते होते 32 हो जाएगी। एताः अपि द्विधा, कुल 32 हो गई। 32 प्रकार की फल लक्षणा यानी प्रयोजन वाली लक्षणा, 8 प्रकार की रूढ़ी लक्षणा, पूरी तरह से क्लियर है। कुल मिला के 40 हो गया। वही बात करें, तदेवं लक्षणा भेदाः चत्वारिंशन्मता बुधैः, 40 तक गणित सही पहुंचा ना आप सबका। तो इस प्रकार की बुधैः विद्वानों के द्वारा लक्षणा भेदाः चत्वारिंशत् मताः, 40 अभिमत हुए। ठीक, अब ये जो 40 हुए इनको सीधे डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। ठीक, अब इसको टोटल जोड़ करके हम 40 लिख दें, पूरा मिटा के 40 लिख देना, तो अब ये पूरा 40 हो गया, 40 प्रकार की लक्षणा। और ये 40 प्रकार की लक्षणा पदगत लक्षणा, वाक्यगत लक्षणा, कभी कभी लक्षणा एक के शब्दों में हो जाती, कभी कभी पूरे वाक्य में आती। पदगत लक्षणा, वाक्यगत लक्षणा जबरदस्ती बढ़ाया गया है। पद वाक्य गतत्वेन प्रत्येकमताः अपि, वो प्रत्येक, एक को छोड़ा नहीं, वो प्रत्येक 2-2 प्रकार की होती, यानी 40 गुणे 2 बराबर पहुंच गए लक्ष्य तक। तो इस तरह से विश्वनाथ जी ने 80 प्रकार की लक्षणा बताई, इस तरह से 80 प्रकार की लक्षणा बताई। सबका संक्षेप में एक एक श्लोकात्मक उदाहरण दिया। सीधे कह दिए 16 प्रकार का दिंग मात्रम उदाहरण कह के 16 प्रकार का एक का उदाहरण दे दिया, एक श्लोक दे दिया। अब उसी में आप बाधे समझो, एक खाली दिग्दर्शन कर दिया, है ना। रूढ़ी के आखिरी में 2 हो जाएगा ना, पदगत और वाक्यगत करके 16। हाँ, पहले 8 था और प्रयोजन वाले के 32 कर दिया, तो 32 दूना 64 हो गई प्रयोजन वाली और 16 हो गई रूढ़ी वाली। ठीक है, कुल मिलाकर 80 लक्षणा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने साहित्य दर्पण के अनुसार भी और काव्य प्रकाश के अनुसार भी 2 भागों में लक्षणा को पढ़ा। आशा करता हूं इस दोनों भागों को पढ़ने के बाद लक्षणा नामक विषय आपके बुद्धि में आसानी से बैठा होगा। यदि नहीं बैठा होगा तो दोबारा देखने पर आप अवश्य ही इसको पूरी अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ऐसी आशा करता हूं। आज के इस पाठ को हम यही रोकेंगे, इसके बाद फिर किसी अगले व्याख्यान में हम व्यंजना शब्द शक्ति को पढ़ेंगे। सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।